नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में हम बात कर रहे हैं निकाय चुनाव की, क्योंकि 2 चरणों में मतदान सकुशल निपट चुका है, हो चुका है शांतिपूर्ण तरीके से। अब बारी है नतीजों की। कल सुबह 8 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसको लेकर हम लोग आज कुरुक्षेत्र में बात करेंगे। तमाम खास दल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, चर्चा होगी। इसके अलावा हमारे तमाम सहयोगी भी रिपोर्ट देंगे ग्राउंड पर क्या स्थिति रही। लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस आपको सबसे पहले सुनाते हैं। सीसीटीवी इत्यादि का भी प्रॉपर प्रयोग किया जाएगा। जहां भी चुनाव के दौरान काफ़ी कोई टकराव की स्थिति परिलक्षित हुई है, वहां पे भी व्यापक व्यवस्थापन कराने के निर्देश मुख्यालय से दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो जीतने के बाद से जो विजय जुलूस इत्यादि पे जो कोर्ट के आदेश हैं, उसका अनुपालन कराया जाएगा। लोगों को ये बताया गया है कि अपनी अपनी जगहों पे जाएं, उन लोगों से बातचीत करके, और हारे या जीते हुए प्रत्याशी आमने सामने ना आने पाए, उनसे पहले से वार्ता कर ली जाए। जैसे पहले भी अन्य चुनावों में सबका सहयोग मिला है, सबसे वार्ता हो चुकी है और हम पूरी तरीके से मतगणना को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए तैयारी हमारी हो गई है। तो देखिए, कल इंतजार है, क्योंकि मतदाताओं ने किस्मत कैद कर दी है प्रत्याशियों की, और आज की जो रात है बहुत भारी होगी। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास लोग भी जुड़ चुके हैं। इस चर्चा में हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। और हमारे साथ बीजेपी से राघवेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी आपका भी, और मनोज जी आपका भी। विकास अभी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर बाद कांग्रेस से। लेकिन शुरुआत मनोज जी पहले आपसे करते हैं, क्योंकि आप से मुलाकात हुई। क्या माहौल देख रहे हैं, क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, और क्या आंकलन है समाजवादी पार्टी का? देखिए, जो चुनाव हुआ है 2023 नगर निकाय का विलंब चुनाव, वो जनवरी में हो जाना चाहिए था। उससे पहले जब उसकी डेट थी, उस टाइम को कई बार एक्सटेंड किया गया। आरक्षण का मुद्दा आया, आरक्षण को सरकार ने खत्म करने का प्रयास किया। हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी समाजवादी पार्टी ने, और आखिर जैसे तैसे आरक्षण देके सरकार ने चुनाव कराया। समाजवादी पार्टी ने अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार सबसे बेहतरीन नगर निकाय का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा। वो चाहे 17 नगर निगम महापौर के चुनाव रहे हो, चाहे वो नगर पालिका के रहे हो या नगर पंचायत के चुनाव रहे, इन सब में समाजवादी पार्टी ने जी जान लगा के, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके और हमारे बूथ तक के अध्यक्ष ने पूरी मेहनत लगा दी। फर्स्ट लाइन के हमारे लीडर हों पार्टी के, चाहे सेकंड लाइन के लीडर हों, चाहे पूर्व एमएलसी हों, पूर्व विधायक हों, पूर्व सांसद, सभी ने हर ताकत के साथ लड़ाई लड़ी। इस बीच में कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी कि तमाम सारे हमारे नेता कार्यकर्ता नाराज हुए, जिनको टिकट नहीं मिल पाया। पार्टी ने वहां पे सिंबल को फ्रीज भी किया। उसके बाद भी लोगों ने निर्दलीय लड़ाया एक पार्टी के धड़े ने। फिर भी समाजवादी पार्टी ने अपने किसी नेता, किसी कार्यकर्ता पे एक भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व ये हमेशा से मानता है कि ये चुनाव हमारे वर्कर्स का है, हमारे पार्टी के तमाम सारे उन नेताओं का है जिनकी बड़ी अभिलाषाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं कि वो भी बड़े तौर पे इन चुनाव में अपना पार्टिसिपेट करे और जीते चुनाव। लेकिन इसके उलट आपने देखा होगा, बीजेपी ने दर्जनों पत्र जारी किए जिसमें कई दर्जन लोगों को पार्टी से निकाला। ये बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं रखा। इन सब चीजों आप क्या छोड़ा, उनके क्या निकाला? नहीं, हमने छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि क्या एक को टिकट हम दे पाए, 3 को नहीं दे पाए, तो क्या हम किसी को अधिकार उसका थोड़ी नहीं छीन सकते चुनाव लड़ने का? और अगर लड़ गया तो क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं? हमारी पार्टी के लिए इतना काम कर रहा है, वो अपनी तन मन धन लगा रहा है, तो उसको चुनाव लड़ के लिए हम उसको बाहर कर दें? ये हमने नहीं किया, और ये हम अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा दिल होना किसी भी राजनेता की बस की बात नहीं है। और सबको समाहित किया। जो जीत के आएगा वो समाजवादी पार्टी का है, और जो नहीं भी जीतेगा निर्दल लड़ाई, उसका समाजवादी पार्टी में स्वागत है। और पूरी तरीके से हम 2024 की लड़ाई भी लड़ेंगे। एक लाइन आपको बता दूं कि ये पहली बार हमने दमदारी तरीके से इस चुनाव को भी लड़ा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि परिणाम इसके
जो आएंगे वो भी बहुत ही आश्चर्यजनक होंगे। बीजेपी को कल का लोहे के चने इंतजार कर चबाने लेते पड़ेंगे हैं, कल का इंतजार कर लेते हैं। बिल्कुल। राघवेंद्र जी, आपकी भी एक प्रतिक्रिया लेंगे इस पर। और देखिए, बातें तो मनोज यादव जी ने बताई कि ऐसे ऐसा सब कुछ रहा, स्थितियां परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। राघवेंद्र जी, मैं चाहती हूँ आप मुद्दे बताइए कि किन किन मुद्दों पर अब की बार चुनाव हुआ है, क्योंकि आप लोग प्रदेश में तमाम सीटों पर बहुत मजबूती के साथ दिखे थे, उतरे थे, आपके यहाँ के पूरे मंत्री उतरे थे, पूरी फौज उतार दी थी बीजेपी ने। नहीं, ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी क्षमता से चुनाव लड़े थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 55 जनसभाएं उत्तर प्रदेश में, डॉक्टर दिनेश शर्मा ने की थी, केशव प्रसाद मौर्य ने की थी, महल सिंह की, सुखदेव सिंह, एक लंबी श्रृंखला है। हमारे पास नेता है, हमारे पास विश्वसनीय नेता है, हमारे पास लोकप्रिय नेता है। हम लोग जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसा राजनीतिक दल क्या करेगा जिनमें वही राजा राज करे, वही करे, क्या कहावत है। समाजवादी पार्टी सरीका राजनीतिक दल जो मात्र 1 या 2 नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिनकी आधी लड़ाई चाचा भतीजे की लड़ाई में ही आधा समय चला जाता है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी की चिंता करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो काम था वो अक्टूबर के महीने में ही पूरा कर लिया था। हम लोगों ने व्यवस्थित रूप से, हम लोग अनुशासित राजनीतिक दल। शिल्पा जी जिस तरीके से ये कह रहे हैं हमने पार्टी में अराजकता जो हुई तो उनको बाहर नहीं निकाला, तो इनकी जो है सोच इनको मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी में अराजकता का कोई स्थान नहीं है। हम लोग बाहर वाले लोगों को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनको स्वीकार करते हैं जो हमारी विचारधारा के साथ आता है, जो हमारी विचारधारा के साथ, हमारे संगठनात्मक ढांचे के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करता है, तो उसको हम लोग अस्वीकार कर देते हैं। ऐसा ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तरीका राजनीतिक दल है। इसीलिए तो देश के आधे राज्यों में हमारी सरकार है। और समाजवादी पार्टी की स्थिति आज की तारीख में क्या हो गई है? 2 सांसद वाली पार्टी है और घमंड इतना, बातें इतनी लंबी लंबी, कमाल की बात करें। आज उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगमों में चुनाव हो रहा है। 17 नगर निगमों में हमारे नेता लोग 17 सीटें जीतने का मानता रखते हैं। और देखिएगा कल की तारीख में हम लोग यहीं बैठेंगे, 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की झोली में पड़ी होगी। और इसी प्रकार से नगर पंचायत, नगर पालिका की भी सीटें बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की जी। और देखिए, महत्वपूर्ण यही बात है कि आपने पूरे मंत्रियों की फौज, पूरे कैबिनेट प्रचार करने में उतरी, और अब तो उनके कामकाज की परख भी इसी बात से हो जाएगी कि उन्होंने अपने इलाकों में कितना काम किया। कल चीजें सामने आ जाएंगी, समाजवादी पार्टी की भी और बीजेपी की और दूसरे दलों की भी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ग्राउंड पर वो स्थितियां क्या रही वो रिपोर्ट बताएंगे। हमारे साथ नरेंद्र मेरठ से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं कानपुर देहात से। शुरुआत मैं नरेंद्र आपसे करूंगी। नरेंद्र, क्योंकि दोनों चुनावों को आपने बहुत नजदीक से देखा है, इसके अलावा आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि ग्राउंड पर क्या स्थितियां रही, क्योंकि तस्वीरें आपने दिखाई और कल का इंतजार है नतीजों का, क्या देख पाया? देखिए स्वाति, अगर इस चुनाव को कंपेयर करें विधानसभा 2022 के चुनाव से, तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जिसमें उस तरीके का करंट हो जो विधानसभा चुनाव में था। इसमें पार्टियों की तरफ से भी इस चुनाव को कमतर आंका गया और ये सोचा गया कि सरकार है तो इसको भी हासिल कर लेंगे, या फिर जैसे समाजवादी पार्टी और गठबंधन की बात करें तो वहाँ भी इसी तरह का मन था कि बस चलता हो जाए और 2024 में जो चुनाव है बस उस पर फोकस किया जाए। और अभी मैं आपको बताऊं कि स्थितियां ऐसी हैं कि इस चुनाव में बीजेपी जो कहा जाता है कि वो हर समय चुनाव के मूड में रहती है, इस चुनाव में उस चुनाव के करंट में मूड में नज़र नहीं आई। यही वजह थी कि शहर में बीजेपी का प्रत्याशी हर इलाके में नहीं पहुंच पाया। जो बड़े नेता हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, नतीजे जो भी हों। लेकिन जिस हिसाब से जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, उस हिसाब से जो एक इंटेंसिटी दिखनी चाहिए चुनाव प्रचार में और बड़े बड़े आयोजन और वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो मेरठ का महापौर की सीट है इसमें 3 विधानसभाएं जुड़ती हैं और एक बहुत बड़ा एरिया है इसके लिए। तो यहाँ मंत्री भी हैं, 2 मंत्री हैं, 4 सांसद हैं, जिसमें एक लोकसभा के सांसद हैं और 3 राज्यसभा के सांसद हैं, एमएलसी भी हैं 2, इसके अलावा कई सारे विधायक भी हैं। और बगल में ही जो संजीव बालियान हैं उनका भी एक इलाका ऐसा है जो मेरठ में लगता है, तो इस हिसाब से उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो कुल मिलाकर जो
इतना बड़ा जो अमला है उसका जो बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए था वो नहीं दिखा। दूसरी तरफ इसके उलट में अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो पहले जो एक खटास है गठबंधन में वही देखने को मिली, प्रत्याशी उतारने को लेकर पालिकाओं में अलग और यहाँ महापौर में अलग, और पालिकाओं में तो ये स्थिति हो गई कि आमने सामने दोनों दलों के जो प्रत्याशी हैं वो उतरे, और केवल जो समाजवादी पार्टी है उसके जो नेता हैं वो कहीं प्रत्याशी के साथ ही दिखाई नहीं दिए जी। बात करें अगर शहर के सदर विधायक की, रफीक अंसारी की, तो वो ऐसी स्थिति में रहे कि जैसे वो बारात में दूल्हे के फूफा हो, मुंह फुलाए रहे, और यही स्थिति शाहिद मंजूर की रही। उनका कहना था कि प्रत्याशी में कैपेबिलिटी नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो हैं, जो एक मिशन समाजवादी पार्टी, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी लेकर कहती है और उसके लिए दावे किए जाते हैं कि हम बीजेपी से लड़ेंगे, उस तरीके का कहीं कोई गठजोड़, कहीं कोई समन्वय दिखाई नहीं दिया। अच्छा, एग्जिट पोल के मुताबिक सीमा प्रधान को लेकर बहुत बातें की जा रही है कि सीमा प्रधान यहाँ पर जीत हासिल कर लेंगी, लेकिन ट्रेंड्स की अगर बात करें तो जो ट्रेंड अभी तक चला आया है नरेंद्र, हम सबने देखा है कि वहां पर जो विपक्षी होते हैं उनके जो प्रत्याशी होते हैं लोग उनको जरूर जिताते हैं, जो अब तक का ट्रेंड रहा है नरेंद्र। देखिए, आपकी बात बिल्कुल 100% सत्य है, और ऐसा होता भी है कि यहाँ का जो मेयर होता है उसकी सरकार न राज्य में होती है न केंद्र में होती है। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं कि वोटिंग परसेंटेज है वो 45% से केवल कुछ ऊपर है, और ऐसे में एक जो फोकस था सभी पार्टियों का ये था, बीजेपी इस जुगत में थी कि वो जो दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है उसमें किसी तरह सेंध लगाए, चाहे वो AIMIM के कैंडिडेट के जरिए हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के जरिए हो। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस फिराक में थी कि वो अपना उस वोट बैंक को जिसके सहारे उसने विधानसभा में अपनी नैया पार की है, उस वोट बैंक को बनाए रखे। इसके अलावा जो अति पिछड़ा वर्ग का जो वोट है उसको भी अपने साथ लेकर आ सके, इस कोशिश में उसने बहुत सारी जो प्रयास हैं वो किए हैं, और कहीं तक वो प्रयास जो हैं सफल भी दिख रहे हैं। लेकिन आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं कि मेरठ में कल से जो घनी मुस्लिम बस्तियां हैं वहां पर एक ट्रेंड चल रहा है कि पतंग बहुत उड़ी है, AIMIM का बड़ा रुतबा रहा है, बड़ा वोट पड़ा है उसका। लेकिन जिस व्यक्ति से भी बात करते हैं तो वो ये तो बताता है कि पतंग उड़ी है, लेकिन क्या उसने वोट दिया है? वो फिर उस सवाल पर जो है वो बैकफुट पर चला जाता है। मुद्दे जो हैं, मुद्दे कहीं ऐसे नहीं रहे जिन पर विकास की बात की गई हो, कहीं ऐसे मुद्दे नहीं रहे, मुद्दे केवल वही रहे जो वोट बैंक। नरेंद्र, ये तो कल पता चल पाएगा नतीजों में कि हवा का रुख किधर है, हवा आखिरकार किधर बह रही है। बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। विवेक, वहां की क्या तस्वीर है? देखिए स्वाति, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर का जो चुनाव इस बार बहुत ही कई सालों बाद यहाँ पर टक्कर देखने को मिली है। यहाँ पर अगर बात करी जाए सपा की और बीजेपी की, तो यहाँ पर जो महापौर के चुनाव होते थे वो इससे पहले एक तरफा चुनाव होते थे और बीजेपी एक तरफा चुनाव यहाँ पर जीतती थी, और बीजेपी का यहाँ पर महापौर कई सालों से रहा है। लेकिन इस बार जो कानपुर में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता है, चाहे वो सपा के हो और वो चाहे वो बीजेपी के हो, उनको भी यहाँ पर लग रहा था कि कानपुर में जो है कांटे की टक्कर है। इसीलिए जो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, उनकी भी यहाँ पर जनसभा करी गई। और अगर बात करी जाए सपा की, तो यहाँ पर अखिलेश यादव का भी रोड शो हुआ, डिंपल यादव का भी रोड शो हुआ, और यहाँ पर शिवपाल यादव भी आए। तो इस जो महापौर का चुनाव है ये बहुत ही कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और यहाँ पर जिस तरह से कल वोटिंग हुई है, तो वोटिंग की भी बात करी जाए तो यहाँ पर दोनों तरफ से ही ठीक से वोट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर निकल के आई है कि जिस तरह से मत का जो प्रतिशत है वो कम निकल कर आया है। जितने भी यहाँ पर बूथ थे, वहां पर जिस तरह से हम लोग वहां पर भारत समाचार की टीमें लगी हुई थी, तो सारे बूथ में यहाँ पर
चीजें जो निकल के आ रही थी कि यहाँ पर लोगों के जो है वोट नहीं थे, लोग निराश होकर लौट रहे थे, ये यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी। अगर यहाँ पर पार्षदों की बात करी जाए तो इस बार जो है पार्षद जो प्रत्याशी है, जिस तरह से लोगों को पार्टी के टिकट नहीं मिले, निर्दलीय लोग लड़ रहे हैं, तो इस बार कई जो बीजेपी के यहाँ पर पार्षद थे या सपा के पार्षद थे, उनको टिकट न देके तो वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो इस बार जो कल का जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं जो पार्षद है वो भारी संख्या में निर्दलीय के अनुमान लगाए जा रहे हैं। परसेंटेज कानपुर में बहुत कम रहा और बहुत ज्यादा, देखिए अमूमन जो स्थितियां हैं, हर एक जिले की जो तस्वीर है, इसको दुर्भाग्य का कहा जाए, कमोबेश एक जैसी ही है। विवेक, राघवेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी बातें की गई थी, दावे भी बहुत सारे किए गए थे और देखिए तैयारियां भी थी, लेकिन दुर्भाग्य इसको कहा जाए कि वोटर्स बहुत उदासीन रहे, वोटिंग के प्रति अपने घरों से नहीं निकले, कई जगह पक्षपात का आरोप लगा, वोटिंग कम हुई। क्या वजह मानते हैं सर आप? हाँ, वोटिंग कम हुई है स्वाति जी, ये बात तो जग जाहिर है। लगभग कानपुर में 10,000 वोट नगर निगम में कम पड़े। वोटर्स के नाम भी कटे थे, ऐसी भी बहुत खबरें आ रही थी कल जब अपडेट्स हम लोग दिखा रहे थे। बहुत सारे वोटर्स जब पहुंचे थे तो उनका ये आरोप था कि उनको मौका ही नहीं मिला अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। सर नहीं स्वाति जी, ऐसा हर चुनाव में देखने को मिलता है। इसमें कभी कभी जो वोटर होता है वो अपना नाम ढूंढ नहीं पाता, ये तो हर चुनाव में होता है। कभी कभी ऐसा होता है गलत जगह नाम चढ़ गया होता है, कभी कभी हो सकता है कट जाता हो, लेकिन इसमें व्यक्ति को भी उसमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग समय समय पर कैंप लगाता है और जनता से आग्रह करता है कि आप लोग आके अपना नाम चेक कर लें। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन है कि व्यक्ति समय रहते अपना नाम चेक कर लिया करे और अगर किसी प्रकार से कोई शरारत करता है तो उसकी जगह आप अपना नाम पुनः चढ़वा सकते हैं। गलत जगह चढ़ा होता है उसका नाम को सुधार सकते हैं। तो ये सब प्रक्रिया जो चुनाव आयोग होता है, चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग हो चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जनता को भी इस दिशा में जागरूक रहना चाहिए। इनका कहने का तात्पर्य, अगर ये कोई जनता, ये कोई व्यक्ति जानबूझ के नाम कटवाता है तो हमें लग रहा है ऐसा होता नहीं है। अखिलेश यादव ने पिछली बार एक आरोप लगाया था जब विधानसभा चुनाव में बड़ी जब ये हारे थे तब अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता करके थोथी कहा था कि 20,000 यादव और 20,000 मुस्लिम वोट काट दिए गए हमारे। उसके बाद चद्दर ओढ़ के सो गए थे। राज्य चुनाव आयोग ने अपने आप स्वतः उस विषय को संज्ञान में लिया और समाजवादी पार्टी के मुखिया को नोटिस जारी किया, कृपया बताएं कौन सी विधानसभा में 20,000 यादव 20,000 मुस्लिम वोट काटे गए हैं। आज तक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था पूरे उत्तर प्रदेश की हर सीट पे, ये कल्पना करिए, ये बात ही नहीं संभव है। ऐसा कैसे कोई हर सीट पर 20,000 40,000 वोट कट सकते हैं? तो इस प्रकार का होता नहीं है स्वाति। अगर ये जो जी जवाब ले लेते हैं मनोज जी से। मनोज जी, अब आप कह रहे थे इसका जवाब देंगे। नहीं, मुझे लग रहा था कि भी ज्वाइन कर चुके हैं। मेरी जो डिबेट मुझे लग रहा था बीजेपी की प्रवक्ता से हो रही है, लेकिन वो तो अभी चुनाव आयोग के भी प्रवक्ता हो गए। धन्यवाद आपका करूंगा, कम से कम आपने चुनाव आयोग को प्रोटेक्ट तो किया, लेकिन आपका अल्प ज्ञान ही नुकसानदायक हो गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, समाजवादी पार्टी ने वो पूरा डेटा चुनाव आयोग को भेज दिया है। अभी तक चुनाव आयोग ने ना उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही उस पर समाजवादी पार्टी को कोई जवाब दिया है। अगर आप इतनी बड़ी बात से अनभिज्ञ हैं तो मैं कैसे महसूस कर लूं कि आपके पास कोई ऑथेंटिक डेटा होगा या जानकारी होगी सत्ता के में बैठ के? अरे वोट कटे हैं, लोगों ने शिकायत दर्ज की है कि उनके वोट्स नहीं हैं। पिछली बार वोट थे, इस बार वोट नहीं है। अच्छा भैया, ये कौन सा नया प्रावधान आप उत्पन्न कर रहे हो कि घर घर जाके पता करते हो क्या आपका वोट है कि नहीं है? ये काम जनता का है कि सरकार का है? सरकार ही तो बताएगी, चुनाव आयोग ही तो बताएगा। आप इन सारी चीजों से भाग रहे हो। ये आपका एक रणनीति का हिस्सा है कि हम वोट काट देंगे, जिससे कि आपका समीकरण, चूंकि आप तो पन्ना प्रमुख वाले हो, एक एक वोट काउंट करते हो, कौन सा मेरा कौन सा तेरा, कौन सा काटने से फायदा कौन सा काटने से नुकसान। और दल तो नहीं एक वोट करते हैं कि उनके पास पन्ना प्रमुख है। तो ये बात टीवी पे जो आप कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल से अनर्गल है। और चुनाव आयोग के प्रवक्ता महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि चुनाव आयोग से कह दो जो डेटा समाजवादी पार्टी ने आपको दिया है 2022 का, उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। चुनाव से बाहर निकलिए मनोज जी। क्या हुआ? अभी पहले मुद्दे से हट गया, बाहर निकले। देखिए प्रूव कर दिया उन्होंने।
जवाब भी लोग एक तो दे विषय दिए, को चुनाव सुन से रहे बाहर हैं। निकलिए। कैसी बातें करते अच्छा हैं चलिए आपका काम पूछ भाई, लेते हैं, काम पूछ कैसी लें। बातें करते हैं काम पूछ लें। आप ये बताइए कि जी। चुनाव आयोग शिविर नहीं लगाता है? नहीं, कैंप मैं नहीं आपसे ये लगाता पूछ है? रहा हूँ आपने क्या लगातार काम हम किया है? चेयरमैन हैं, आप प्रयास काम नहीं बता करता दीजिए, है। तो चलिए हम जरूरत चुनाव नहीं से क्या बाहर बात है? निकलते हैं। आप आप लोगों ये को शिकायत बताइए करने कि की हमारी आपने है। उत्तर प्रदेश आप में लोग चुनाव ट्रिपल आयोग को कोर घेरने का इंजन काम की करते सरकार हैं। के आप लोग रहते ईवीएम को घेरने का कितने काम महानगरों करते का हैं। कल्याण आप लोग कर दिया, प्रशासनिक हमले को कितने घेरने का नगर काम निगमों करते को हैं। दुनिया उसी के व्यवस्था को मानचित्र घेरने पे का ले काम आए। करते हैं। बताइए आप ना, लोगों के अलावा शिकायत क्वेटो करने के अलावा आपके पास क्या कहा रास्ते था, हैं। बनारस को क्या बना अरे देंगे? कम से कम मनोज क्वेटो जी, बना देंगे। व्यापक बातें बना, करिए। चैनल में क्वेटो बना, भारतीय जनता पार्टी नहीं को बना। भारतीय आप जनता सोचो पार्टी के कारण बात कितना कर रहे टाइम हैं। टेकिंग भारतीय पार्टी हो जनता आप भाई। पार्टी को लेके चल फोर्थ रहे हैं। इंजन की ये मत सरकार, करिए। उसके कम से कम बावजूद भी चैनल बनारस पर को क्या क्वेटो करिए? नहीं बना पाए, तो आप वास्तु किस तरह की राजनीति क्या के करिए? लोग? मुझे अच्छा, तो इस थोड़ा सा बार हद बार कर विकास जी, मुझे लगा कि बात होगी विकास पर, शहरों की स्थिति पर बात होगी, लेकिन अब की बार भी जो मुद्दे रहे वो बुलडोजर रहा, एनकाउंटर रहा, माफिया रहे। क्या लगता है कि स्थानीय मुद्दे पर ये सारे मुद्दे पूरी तरह से भारी पड़ गए? मुझे लगता है ये जो सरकार है मूलभूत समस्याओं का चुनाव है, जिसमें शहरों की सरकार चुनी जाती है, लेकिन दलों ने इस पर बात नहीं की बहुत ज्यादा। क्या कांग्रेस ने इस पर बात की? विकास जी, पहले तो मौजूदा सरकार की जवाबदेही होती है। भाजपा के प्रवक्ता को धैर्य रखना चाहिए और जनता के सवालों से बौखलाहट नहीं होनी चाहिए, साफ साफ स्पष्ट करना भाई, चाहिए। देखिए फिर ऐसी बौखलाहट बात आप लोग करते नहीं, हैं। बौखलाहट का मतलब अपनी किसे बात कहते हैं? करिए आप शब्दों हमारी को बात सुने मत किया बगैर करिए। अगर आप बोल रहे हैं तो इसका अगर मतलब आप बिना इतने सुने बोलना ज्ञानी हैं, बौखलाहट है। इतने लोकप्रिय है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ तो दिया होता। अरे भैया, जब आपकी स्थिति आपने आज की पूरा तारीख सुना में नहीं क्या और है? आपको देंगे पूर्वाग्रहों से कर्नाटक। ग्रसित क्यों है ऐसी कि बातें विकास करते श्रीवास्तव बैठे हैं कल तो आपके खिलाफ ही बोलेंगे। तथ्यांकों को बात करिए कल भाई। कर्नाटक में देंगे तो आप। सही बात भी कर लिया करिए। भारतीय जनता देखो पार्टी को घेरने में लगे रहते हैं। राघवेंद्र जी, अरे हम अपनी आपका बात कर लिया दर्द करिए समझ आप सकते लोग। हैं। आपका कम से कम आपको जो आपकी टाइम दिया टीस गया, उसका जो है वो सदुपयोग सुनाई किया पड़ करिए। रही है आपके अपनी बात शब्दों कर लिया में। करिए। देखिए आपके अरे शब्दों अपनी में बात आपकी भी तो कर टीस लिया करिए। महसूस हो रहा है, ये पूरा देश 10 आपकी मिनट में से टीस आप को में महसूस भारतीय कर रहा है भारतीय कि जनता पार्टी। कल 13वीं है, 13वीं तारीख महीने की 13वीं कर लो, अरे आपके अभिमान की 13वीं कर लो। कल पता चल जाएगा। वो तो 13वीं तारीख है, बोल लिया करिए। वो 13वीं तारीख को आप याद रखिएगा। हाँ, भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये 13वीं तारीख किसी अहंकार का अंत होगा। हाँ, फिर भी हो 13वीं जाएगा। को किसके भाई, अहंकार का अंत अब होगा, सोच मत करिए। ये भी देखना जो बहुत आया है उसको जाना होता है और अहंकारी को तो निश्चित तौर पर जाना होता है। 35 साल से नगर निगम पे काबिज है, ये अहंकार वही आपकी हैसियत है, वही आपकी हैसियत है। नगर निगम तक ही आपको रहना चाहिए था। देश की जनता ने अरे इसे आपको लोकप्रियता कहते हैं। सबसे बड़ी नगर निगम में लोकतांत्रिक 35 देश साल को से संभालने काबिज का है अवसर भारतीय दे जनता दिया। पार्टी। आप नगर पालिका में भी रहने आप लायक 3 नहीं मिनट रह देखा गए। है। अरे कब आपकी तक संगठन स्थितियां मजबूत तो करिए, घर दिल्ली जाके। से आपको उखाड़ अपने फेंका गया घर को नगर करिए। निगमों से। आप देखिए बनारस में आपकी क्या हादसा होने जा रहा है, लखनऊ में आप अपने वोट प्रतिशत को देखिएगा क्या होने जा रहा है आपके साथ। आपको तो देश की छोटी से छोटी पंचायत से बाहर निकाला जा रहा है और आपकी पार्टी के सारे विधायक, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। समाजवादी कल तक पार्टी का तो इंतजार कर लीजिए ना आप लोग, कल तक का तो इंतजार करिए। देखिए इंतजार भी आप नहीं कर रहे हैं। विकास जी हमारे सवाल जो आपका था उसको इन्होंने दबा दिया। जी, जी, क्योंकि जी। वो कुछ तो बताइए। मुद्दा गलत था, जनता का सवाल देखिए, था। हमारे जो सहयोगी इन्होंने है नरेंद्र और दीपक, वो स्थितियां बता रहे हैं। 2 शहरों से फिलहाल अभी जुड़े हुए और जगहों से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे अभी कुछ देर बाद। वो स्थितियां, परिस्थितियां बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे। विवेक, आप बता रहे थे क्या माहौल रहा? जी स्वाति, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर कई सालों बाद कांटे की टक्कर, जैसा कि मैंने बताया कि कई सालों बाद यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिस तरह से यहाँ पर जो सपा की जो प्रत्याशी हैं वंदना वाजपेयी, उनके जो यहाँ पर पति हैं वो यहाँ पर अमिताभ वाजपेयी हैं, जो यहाँ पर आर नगर विधानसभा से विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपा के भी 3 विधायक हैं जिन्होंने यहाँ पर पूरी ताकत लगाई है और यहाँ पर अखिलेश यादव का रोड जो सपा के विधायक, उन्होंने ये भी अच्छा एक आरोप लगाया था, शायद आपको मालूम हो, कि वंदना वाजपेयी की जो बटन है वो काम नहीं कर रही है। ऐसे भी आरोप उन्होंने लगाए थे।
जी कल कई आरोप निकलकर सामने आए। जिस तरह से यहाँ पर जिस बूथ पर वंदना वाजपेयी और अमिताभ वाजपेयी जिस समय वोट डाल रहे थे, उसी समय पर वहां पर जो है भारत समाचार वहां पर था, और उसी समय पर वहां पर एक लड़के को भी पकड़ा गया था कि जो फिर वहां पर जो लोग मत डालने आ रहे थे उनको वहां पर बोल रहा था बीजेपी में वोट डालिए। उसको वहां पर पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, और ये पूरा जो मामला था वो वहां पर महापौर के जो प्रत्याशी वंदना वाजपेयी और अमिताभ वाजपेयी के सामने हुआ था। फिलहाल पुलिस ने उस लड़के को अपनी हिरासत में लिया था और पूछताछ के लिए उसको थाने ले गए थे। तो इस तरह के कई तथ्य निकलकर सामने आ रहे थे, कई मशीनों के गड़बड़ होने की बातें निकलकर सामने आ रही थी। खैर मशीनें बदली जा रही थी लेकिन उसमें काफी विलंब हो रहा था। लेकिन जो वोटर होता है वो अपनी पूरी सहूलियत चाहता है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी भी होती है, धूप पे भी लोग निकलते हैं, तो वो आते हैं, उनको सहूलियत चाहिए होती है। तो प्रमिला पांडे बनाम आशनी अवस्थी, इस्मा ज़हीर और जो भी प्रत्याशी हैं, सबसे मजबूत सबसे कद्दावर कैंडिडेट कानपुर में किसे माना जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस भी बहुत मजबूती के साथ इस बार अपने प्रत्याशी को वहां पर कांग्रेस ने उतारा है, जमकर कैंपेनिंग हुई। और एक तस्वीर दीपक हम चाहेंगे वो भी बताना चाहेंगे, जब दोनों मेयर प्रत्याशी आमने सामने आ गए थे तब आशनी अवस्थी ने बाकायदे आशीर्वाद लिया था प्रमिला पांडे का। दीपक जी, ये पूरा मामला जो है कानपुर के नगर निगम का ही है कि जहां पर जो प्रमिला पांडे नगर निगम से निकल रही थी और आशनी अवस्थी जो है अपने पति विकास अवस्थी के साथ नगर निगम जा रही थी। इसी वक्त दोनों लोगों का आमना सामना होता है। तो आशनी अवस्थी और विकास अवस्थी दोनों ही लोगों ने जो है प्रमिला पांडे के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था, और उसके बाद से ये चीजें चल रही है कि वहां पर जो प्रमिला पांडे ने आशनी अवस्थी को जीत का आशीर्वाद दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो टक्कर जो है वो कांटे की मानी जा रही है। आशनी अवस्थी जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है और वंदना वाजपेयी जो सपा से चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इससे पहले अगर चुनाव के इससे पहले की बात करी जाए तो यहाँ पर माया गुप्ता जो सपा की प्रत्याशी थी और यहाँ पर वंदना मिश्रा थी जो कांग्रेस की प्रत्याशी। तो जो पिछले चुनाव हुए थे जब प्रमिला पांडे मेयर बनी थी तो उसमें कोई कांटे की टक्कर वो नहीं थी, और एक तरफा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था और वहां पर जो मेयर बनी थी वो प्रमिला पांडे बनी थी। लेकिन इस बार जिस तरह से यहाँ पर अमिताभ वाजपेयी भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। चरण के चुनाव में अनिल दुजाना का भी जिक्र किया गया क्योंकि एसटीएफ ने उसको मार गिराया। क्या लगता है ये भी मुद्दा उठाया गया होगा वोटर्स के द्वारा, इस मुद्दे पर भी वोटिंग की गई होगी? देखिए ये मुद्दा तो हो सकता है, लेकिन उसकी चर्चा जो एक आमतौर पर जन लोगों के बीच में होनी चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दी। उसकी वजह ये थी कि जो अनिल दुजाना है उसका जो क्षेत्र रहा है जरायम का, वो वही नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद के आसपास तक रहा है। यहाँ उसका जो मूवमेंट है वो एनकाउंटर के वक्त रहा जब वो यहाँ से भागने की फिराक में था, वो जाना चाहता था उत्तराखंड की ओर। लेकिन इतना जरूर है कि उसका जो असर है वो जिस जाति से बिलोंग करता है, उसका जो असर है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं होगा, लोगों के दिलो दिमाग में तो वो जरूर होगा। लेकिन उसको इस तरीके से किसी को भी नहीं लेना चाहिए। वो एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और वो एक वांटेड अपराधी था, इसलिए वो मारा गया। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो टूटी हुई सड़कें हो, चाहे वो और सारी चीज़ें हो। एक जो दिहाड़ी मजदूर है, जो गांव का आदमी है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, खास करके उन इलाकों में, मेरठ जैसे जहां पर शहर हैं और आसपास जो ज़मीनें हैं खेती की वो कम होती जा रही हैं। देहात में, गांव में जो रोजगार के अवसर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ पर और उन्होंने भी बहुत सारे विकास के जो काम हैं जो मेरठ और मेरठ के इर्द गिर्द हो रहे हैं वो सारे गिनवाए। लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण में एक बहुत गंभीर बात ये रही कि उन्होंने मेरठ को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की बात प्रदेश सरकार करके आई है, उसकी भी तस्वीर जरा समझा दीजिए। देखिए स्मार्ट सिटी की स्थिति यह है कि ना तो यहाँ जो अधिकारी तैनात हैं नगर निगम और जो बाकी के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके अंदर कोई एक जो जुनून होता है वो जुनून दिखता ही नहीं है।
और आपको बताएं कि अभी जो मतदान हुआ है उसके एक दिन पहले जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने फटकार लगाई है मेरठ नगर निगम के आयुक्त को और उत्तर प्रदेश की सरकार को, ये कहते हुए कि इतना सारा कचरा और कचरे के पहाड़ मेरठ में लगातार खड़े होते जा रहे हैं। हर बार नगर निगम ये कहता है एनजीटी में जाकर कि वो एक कचरा निस्तारण का एक षड्यंत्र लगाएगा, इसके अलावा उसके लिए एक परफेक्ट और एक प्लानिंग जो है वो दिखाई देगी, लेकिन कभी बजट का रोना रो दिया जाता है, कभी कचरा निस्तारण को लेकर और बहुत सारी समस्याएं बताई दी जाती हैं। आपको बताएं कि जो वीडियो आया है एनजीटी में सुनवाई का, उसमें जो नगर निगम के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ तक कह रहे हैं कि साहब चुनाव है इसलिए हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि नगर निगम का इस चुनाव में और चुनाव ड्यूटी से कोई लेना देना राघवेंद्र जी, तो आपको क्या लगता है कि हमारे सहयोगी नरेंद्र वाह की समस्याओं को गिना रहे थे, जो प्रमुख समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याओं को जिक्र ही नहीं किया अभी हम लोगों ने, सिर्फ प्रमुख समस्याएं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको क्या लगता है कि वास्तविक स्थिति इससे बेहतर है या कुछ और है? स्थिति तो बेहतर है और लगातार निरंतर हो रही है। हम लोगों ने ही घर घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था तय की, हम लोगों ने ही कूड़ा निस्तारण यंत्र बनाए, हम लोगों ने इस क्षेत्र में बहुत अनूठचूल काम किए हुए हैं, हम लोग नई सड़कें बनवा रहे हैं, हम लोग पैच वर्क करा रहे हैं। स्वाति में इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये और बता दूं कि जो ये बोल रहे हैं ना कि घर घर कूड़ा उठाना, इनकी कंपनी भाग चुकी है, उसका पैसा नहीं दिया गया। ये तो कहीं अब कंपनी भाग चुकी है, कंपनी आ जाएगी, जनता से जुड़े हुए विषय होते हैं, इनमें ये थोड़ी बहुत समस्याएं आती रहती है, लेकिन हमारी नीति और काम करने के तरीके में और हमारे माध्यम में कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति 24 घंटे और हफ्ते भर पूरे साल भर लगे हुए, आज तक कोई छुट्टी लिया नहीं है। हम लोग की लोकप्रियता आज की तारीख में इन्हीं लिए है। कूड़ा उठाने वाली लोकप्रियता तो आई है 35 साल से आप पिछले 35 सालों से चाहे विधानसभा में सरकार हो ना हो, आपकी केंद्र में सरकार हो ना हो, लेकिन नगर निकाय के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर इसीलिए जीती है। क्या उस स्थिति में समाजवादी पार्टी है कि 25 साल से लगातार दबदबा कायम है, उतनी मजबूत स्थिति में है कि कड़ा मुकाबला कल दे सके? नहीं, देखिए, कड़ा मुकाबला चाहे नगर पालिका और नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी हमेशा से बीजेपी को चुनौती देती आई। अगर बसपा रही हमारे सामने तो बसपा को भी हमने चुनौती दी और हमने लगातार जीत हासिल की। पहली बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जो आपके रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं, कि नगर निगम में समाजवादी पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और जो परिणाम कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता है। अभी आपके कानपुर के संवाददाता ने कहा कि देखिए, पिछली बार का चुनाव 17 में ये तक क्लियर है, कोई लड़ने वाला सामने नहीं। इस बार आप बता नहीं सकते जीतेगा कौन, भाजपा जीतेगी या सपा जीतेगी, तो ये बात स्पष्ट है। मैं एक डाटा रखना चाहता हूँ, ये डेटा मेरे ख्याल से बीजेपी के प्रवक्ता सुनेंगे और सरकार सुनेगी तो बेहतर शायद हो सकता है इस पे कुछ कार्रवाई कर दे, चूंकि सरकार अभी इनकी 400 लगभग सफाई कर्मी गटर की सफाई में अपनी जान गंवा चुके हैं विगत 5-6 सालों में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस सरकार ने, 444 इंजन की सरकार ने कौन से उपकरण खरीद की है जिससे कि इन सफाई कर्मी, ये वही सफाई कर्मी है जिनका प्रयागराज में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के उनका पैर पखारे थे, पैर धोए थे। क्या इनके परिवार को कोई मदद की गई? क्या इनके अब आगे ऐसी घटना न हो, इस तरह के कोई उपकरण खरीदे गए? ये ऐसी कोई चीज मेरी नजर में नहीं है। अगर आप लोग बताएंगे तो हम जानेंगे। एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने जो कहा कि आधे भारत पे इनका कब्जा है। भैया, वो पूर्व उत्तर अगर छोड़ दो तो आपके पास गिनती के 5-6 प्रदेश भी नहीं है, ना कश्मीर में, ना हिमाचल में, ना राजस्थान में, ना बिहार में, ना आंध्रा में, ना तेलंगाना में, ना उड़ीसा में, ना छत्तीसगढ़ में, ना झारखंड में, ना तमिलनाडु में, ना केरल में, ना पश्चिम बंगाल में, ना कर्नाटक में और ना राजधानी दिल्ली में है। नहीं, आप 4-5 हैं जहां कुछ मुख्यमंत्री दूसरे के हैं। नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें हैं लोकसभा की। अगर उसको आप आधा भारत कहते हैं तो आपको बधाई, आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। निकाय चुनाव, कर्नाटका चुनाव में पता चल जाएगा। थोड़ा सा एक रात का समय और है। अच्छा, बीएसपी की रणनीति से समाजवादी पार्टी को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बीएसपी वही करती है जो बीजेपी कहती है, इसलिए उनकी रणनीति से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी कर ले, वो कितने भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है।
वो बीजेपी के हिसाब से टिकट एक रात का इंतजार तो कर लीजिए। हाँ नहीं, ये बीजेपी के लोग एक रात का इंतजार कर ले, क्योंकि कर्नाटका वाला भी स्टेट उधर से शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, तो मेरी डायरी में नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक रात का इंतजार है। ठीक है, मुद्दे क्या क्या रहे वही मेरा सवाल था। कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी विकास जी इस बार? देखिए, सबसे पहला मुद्दा क्योंकि था कोई भी बड़ा नेता आपके यहाँ दिखा ही नहीं देखिए कैंपेनिंग में। देखिए, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, जिसने भी चुनाव में पार्टिसिपेट किया वो बड़ा है। बूथ पर लड़ाई लड़ने के लिए जो हम व्यक्ति जाता है, उससे बड़ा कोई नेता नहीं होता है। अति पिछड़ों के सामाजिक न्याय अन्याय को लेकर जिस तरह लड़ाई लड़ी गई, कांग्रेस सपा के लोगों ने ही वो लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का अति पिछड़ा चेहरा उजागर हुआ। वो मुद्दा था, क्षेत्रीय विकास की बात हुई। इन्होंने परिसीमन को इस तरीके से काटा कि कम से कम 5 दर्जन से ज़्यादा कांग्रेस का, मैं जानता हूँ, डेटा बाकी इकट्ठा किया जा रहा है, जो चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा में, उनको वोट देने का राइट नहीं था। उनका वोटिंग लिस्ट से नाम कटा हुआ था। बीकेटी में लल्लन कुमार जी का नाम कटा था, लखनऊ मध्य में सदफ जाफर का नाम कटा था। ये दो तो लखनऊ के अंदर का बता रहा हूँ, इसके डेटा है, अच्छा खासा डेटा। और सबसे बड़ी बात, धर्म जात के नाम पर वोट लीजिए, ठीक है, आपके पास ये सूट करता है, आपको नफरत के ही पेड़ लगाने की आदत पड़ी है, उसी का फल खाया, वही खा पी रहे, वही शरीर में चढ़ा हुआ है, वही करेंगे आप, वही आप अंतिम मौत के अंतिम दिन तक करेंगे। कल 13वीं है, कल भी आप कर रहे थे, कर रहे हैं, करेंगे, करते करते खत्म हो जाएंगे। पर ये देश एकता के लिए शहादत देने वाले लोगों का देश है। इस देश में पूजा जाता है। इंदिरा अम्मा को कर्नाटक में लोग पूछ रहे थे, राजीव जी को लोग याद कर रहे थे। आपने महिलाओं का उत्पीड़न किया, महिलाओं का अपमान किया। सोनिया जी के बारे में देश के सबसे बड़े नेता, जिसको ये अपना गौरव बताते हैं, क्या नहीं बोला। इसके बाद मुद्दे, आप कहते हो कि गौ मांस की बात करते हो, सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस और सबसे ज्यादा बीफ की सप्लाई भारतीय जनता पार्टी ने किया और इन्हीं नगर निगमों के द्वारा किया। मुद्दा है, पर इस मुद्दे को धर्म जाति की अफीम से उसको दबा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ नगर निगम में जितने भी स्लॉटर हाउस है, उसका लाइसेंस नगर निगम देता है। और सबसे ज्यादा सत्ता में कौन रहा है? नगर निगम का स्लॉटर हाउसों का आप देते हो, धर्म जात के नाम पर आप बांटते हो, गाय कटवाते हो, गाय के मांस का व्यापार करते हो। सारे बड़ा फंड भाजपा को गाय का मांस काटने वाली कंपनियां दे रही हैं। बीफ की सप्लाई में कम से कम 5 गुना हो चुका है भारत। इसके बाद अपने हिस्से में बोल नहीं पाते हो। जब तुम्हारा समय आता है मित्र, तो बोल नहीं पाते हो राघवेंद्र बाबू। और जब आपका समय खत्म हो गया, अब आपका समय तो खत्म है। देखिए, समय तो आपका खत्म है, डिबेट में भी खत्म है और इस देश की राजनीति में भी आपका समय खत्म है। अब आप 13वीं तारीख का इंतजार करिए, 13वीं करिए। इसके बाद 14वीं से नया इबारत लिखी जाएगी और 24 में आपके इतिहास को सच्चाई जो है जनता समझ चुकी है। 2024 में आपकी पूर्ण आहुति दी जाएगी। भारतीय राजनीति में भाजपा और आरएसएस की पूर्ण आहुति निर्धारित हो चुका है। और आपने मेरे समय पे शोर मचा करके आप बच नहीं सकते हो। आपकी स्थिति वही मूर्ख वाली है, आप दिखाते हो और बाजू में मुंह ढका लेते हो। आप चाल से तो चल रहे हो, आप देश की जनता के साथ ही कर रहे हो। अरे आपको हमारी आराम से छोड़िए, बेटा क्या सीख रहा है आपसे? आपका बेटा आपसे क्या सीख रहा है? बताइए। आप परिवार को, समाज को भाजपा का कमरा और आप आने वाली पीढ़ी होनहारों को डिबेट है सर, ये कोई अखाड़ा नहीं है। बच्चों को क्या कुछ विचारधारा के साथ अपना ठीक है। अब राघवेंद्र जी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं अपने रिपोर्टर्स के पास जाती हूँ, क्योंकि इस बार सामाजिक न्याय का मुद्दा भी अखिलेश यादव ने उठाया। राघवेंद्र जी,
हेलो जी स्वाति जी, क्या आप पूछ रहे हैं? जी देखिए, सुनेंगे कहाँ जब मुद्दा विदलित रहना है। आतंकवादियों के काउंटर पर रोने वालों, अरे वो तो आप रहे हो, आप पूरे 2 चरण का नगर निगम आप अतीक अहमद पर विधवा मिलाप ही करते रह गए। अरे इनकाउंटर देखिए, केवल आप 2 उपचुनाव नगर पालिका का जीतने के लिए विधवा मिलाप में ही आपने पूरा समय बिता दिया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी कमजोर हो गई कि अतीक अहमद और उसकी पत्नी के बुर्के में छुपी रही पूरे टाइम। बताइए, अतीक अहमद की विधवा पत्नी के बुर्के में छुपी रही भारतीय जनता पार्टी। अगर आप जीत नहीं जाते हैं तो आपने तो वो शिखंडी आपने सुना होगा, एक धर्म युद्ध हुआ। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे। आप दोनों का ही शुक्रिया, हमारे साथ जानकारियां पहुंचाने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। और देखिए, कल नतीजे आने हैं और ऐसे में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर मौजूद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में निकाय चुनाव थे। माहौल क्या रहा, इस पर हम लोग लगातार विश्लेषण कर रहे थे। मुद्दे क्या रहे, किन किन मुद्दों पर जनता का क्या मूड रहा, क्या मिजाज रहा, ये लगातार, क्योंकि काउंटडाउन लगातार शुरू हो चुका है। जहां पर काउंटिंग होनी है वहां पर तैयारियां कैसी हैं, ये आपको लगातार दिखा रहे हैं। मनोज यादव, आपका एक रिएक्शन लेंगे। देखिए, इस डिबेट में भी आपको लगा और ओवरऑल जो चुनाव बीता है नगर निकाय का, उसमें मुद्दों से बीजेपी भागती रही। सत्ता में हो, डबल ट्रिपल 4th इंजन की सरकार आपके पास थी। जनता आपसे पूछ रही थी कि डेंगू के इतने मामलात यूपी में कैसे बढ़ गए। ये तो नगर निगम और नगर पालिका और नगर पंचायत का काम है, क्योंकि डेंगू इन्हीं जगहों पे फैलता है जहां पानी का भराव हो जाता है। क्या फॉगिंग करा पाए आप? नहीं करा पाए। उपकरण खरीद पाए कि सीवर की सफाई कैसे की जाए, नदियों को कैसे क्लीन किया जाए, कैसे प्रदूषण मुक्त महानगरों को बनाया जाए, ऐसा कोई रोड मैप नहीं आया। मोदी जी ने झाड़ू उठाया, बीजेपी के 4 नेताओं ने झाड़ू उठाया, 10 ब्रांड एम्बेसडर खड़े किए, वो भी बात ऐतिहासिक हो गई। उसको आज हम नहीं कह सकते कि वो आज या कल की बात है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे आदरणीय राजचंद्र जी ने लगातार इस बात को कहा। लेकिन सवाल तो मनोज यादव जी उस पर भी तब उठा था जब अखिलेश यादव जी अपने प्रदेश के दूसरे चरण का चुनाव छोड़कर कर्नाटक में पहुंच गए थे 5 दिनों की चुनावी जनसभा को संबोधित करने। उत्तर प्रदेश के जो मतदाता थे वो ये भी सोच रहे थे उत्तर प्रदेश छोड़कर कर्नाटक क्यों चले गए अखिलेश यादव। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त, पहले वो सुन लेते हैं।